नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आ चुके हैं। इस बात की जानकारी सीएम रावत ने खुद ट्वीट करके दी है। सीएम रावत ने ट्वीट किया है कि कोरोना के लक्षण दिखाई देने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीएम रावत ने डॉक्टर की सलाह पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। वहीं सीएम रावत ने हाल ही के दिनों में संपर्क में आए लोगों को अपनी जांच कराने के लिए सलाह दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि आज मैंने कोरोना टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है और सिम्टम्स नहीं है। अंततः डॉक्टर्स की सलाह पर मैं होम आइसोलेशन में रहूंगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया है। इस दौरान पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को उन्होंने सम्मानित किया। इस मौके पर पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शताब्दी वर्ष के तहत होने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया गया। शताब्दी वर्ष के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन 13 और 14 सितंबर 1921 को शिमला में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की शताब्दी वर्ष श्रृंखला के तहत पूरे देश की विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संसाधनों में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है हम लोग, और उसके बावजूद इतना बड़ा प्रस्ताव आया तो मुझे लगता था कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आज उस की वर्षगांठ पे आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारा कार्यक्रम इतना बढ़िया, इतना अच्छा संपन्न हुआ, इतना सफल संपन्न हुआ कि बार बार माननीय हमारे जितने पूरे अन्य राज्यों के जो हमारे पीठासीन अधिकारीगण हैं, अनेकों बार उन्होंने हमारे उत्तराखंड के उस कार्यक्रम की प्रशंसा की है। तो आज जिन हमारे कार्मिकों ने बहुत सुंदर उस समय काम किया था, जिसके नाते बहुत प्रशंसा मिल रही है। लगातार माननीय ओम बिरला जी, लगातार हमारे उप सभापति राज्यसभा हरिवंश जी, अन्य तमाम लोग जिस प्रकार से हमारे उस उत्तराखंड के कार्यक्रम की सराहना कर रहे थे। और देखिए, मैं एक बात और कह रहा हूँ, खाली उत्तराखंड का वो कार्यक्रम नहीं था, वो उत्तराखंड की संस्कृति को बाहर फैलाने का भी एक हमारा माध्यम था, जिसको हमने करने का प्रयास किया। पौड़ी जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के प्रतिनिधियों ने अब कमर कस ली है। राज्य सरकार ने विधायकों को यह जिम्मा सौंपा है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि वो अपनी विधानसभा में सभी चिन्हित कार्ड धारकों को इस योजना से 6 महीने के अंदर जोड़ लें। इस योजना का फायदा कार्ड धारक पूरे देश में उठा सकेंगे। योजना के तहत कार्ड धारक अगर देश के किसी भी क्षेत्र में जाएं तो इस स्मार्ट कार्ड के जरिए उन्हें सरकारी दाम पर राशन मिल सकेगा। वहीं राज्य के उच्च शिक्षा और राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी इन दिनों अपनी विधानसभा के ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं और इस योजना के फायदे भी गिना रहे हैं। उच्च शिक्षा और राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि उनकी विधानसभा में 2500 लोगों को अब तक इस योजना से जोड़ा जा चुका है। देखो, सबसे पहले मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने वन नेशन वन कार्ड का एक जो पूरे देश में अभियान चला रखा है। अब इससे क्या होगा कि हमारा कोई भी भाई अगर बम्बई में नौकरी कर रहा है, गुजरात में कर रहा है, दिल्ली में नौकरी कर रहा है, तो उसको इस कार्ड की सुविधा वहाँ भी मिल जाएगी। दूसरा, अगर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं हमारे, अगर उनका ट्रांसफ़र अदर ज़िले में होता है तो इस कार्ड का लाभ उनको भी मिल जाएगा। और ये स्मार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया है कि 6 महीने में हर घर तक कार्ड दिए जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी विधानसभा में अब तक लगभग 2500 परिवारों को हम वन नेशन वन कार्ड की सुविधा दे चुके हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन मनीष सिसोदिया रुड़की के मंगलौर पहुंचे और वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का जमकर स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया हरिद्वार के लिए रवाना हो गए, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन देहरादून जाएंगे।
मसूरी में एक होटल में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में बोलने से रोकने की निंदा भी की है। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के कार्यकाल में चीन और पाकिस्तान घुसपैठ करके लगातार कब्जा कर रहे हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान के नाम पर पीएम केयर फंड में चंदा लेने वाली मोदी सरकार का फैसला न तो जवानों के हित में है और न ही हमारे किसानों के हित में। वहीं इस बीच उन्होंने तीनों नए कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए इसके खिलाफ भी अपनी राय रखी। साथ ही केंद्र सरकार पर सिर्फ उद्योगपतियों के घरानों पर ध्यान देने का आरोप लगाया है। तो केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस का यह कहना है कि लगातार सरकार उनकी बात को दबाती है और जो भी विपक्ष बोलता है उसको सुनने के पक्ष में सरकार बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने उत्तराखंडियत को खत्म करने का काम किया। यहाँ पर विकास का पहिया पूरी तरह से जाम है और उसके अलावा ये भ्रष्टाचार की पोषक सरकार है। तो ये रोजगार विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है और ये शराब माफियाओं की सरकार है, खनन माफियाओं की सरकार है। देश की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान जो अतिक्रमण कर रहा है, उस अतिक्रमण को रोकने के लिए हमको क्या पुख्ता इंतजाम करने चाहिए और उसके साथ जो हमारे जवान वहां सीमा पर 18,000 से 20,000 फीट की हाइट पर जमे हुए हैं, उनको ताकत देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या क्या इंतजाम होनी चाहिए, इस पर बात करिए। तो राहुल गांधी जी को इस बात करने से उस समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा रोका गया और जिस पर राहुल गांधी जी ने उस बैठक का बहिष्कार किया। वहीं किच्छा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार की तरफ से रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ाए गए दाम को लेकर किया गया है। इस बीच कांग्रेस ने विरोध में शहर के बीच से एक जुलूस निकाला। इसमें बैलगाड़ी पर सिलेंडर और बाइक रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो लगातार यहां पर विपक्ष इस प्रयास में है कि लगातार जिस तरह से रसोई गैस के हुए मुद्दे को लेकर जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकर्ता पहले विरोध प्रदर्शन करते रहते थे और इसीलिए अब रसोई गैस के मुद्दे को उठाया गया है ताकि याद दिलाया जाए कि जिस मुद्दे को लेकर आप सत्ता में आए थे, आप उसको पूरी तरह से सुलझा पाने में कामयाब नहीं हुए। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के सिलेंडरों के मूल्यों में वृद्धि जो करके आम जनता का शोषण करने का, उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है और महंगाई को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हमने मोटरसाइकिल डल्लम पे रख के और मेरे द्वारा साइकिल पर आके इसके बढ़े हुए रेटों के मूल्यों का विरोध प्रदर्शन कर इसे वापस लेने की मांग हमने की है। आए दिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। परसों 50 रुपये बढ़ा दिए, उससे पहले 50 रुपये बढ़ाए थे। 100 रुपये इसी महीने में इन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए और गरीब आदमी कहाँ से खाना बनाएगा इतना महंगा गैस सिलेंडर लेकर। और आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। एक तरफ तो किसानों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, दूसरा डीजल के दाम बढ़ा दिए। अब किसानों के सिंचाई का काम चल रहा है और किसान कहाँ से इतना महंगा डीजल फूकेंगे। जहाँ किसान फसल को 4 बार पानी लगाते थे, अब 2 बार लगाने का किसान सोच रहा है कि 2 बार लगाएं पानी, क्योंकि इतना महंगा डीजल किसान नहीं फूक सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने माल्टा खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन मसूरी रोड पर हरीश रावत के घर पर किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी भी प्रतियोगिता में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में सबसे ज्यादा माल्टा फल को खाने वाले प्रतियोगियों को इनाम भी दिया गया। वहीं हरीश रावत ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता से वो सरकार का ध्यान माल्टा उत्पादन की तरफ खींचना चाहते हैं। साथ ही जनता को भी माल्टा खाने और माल्टा के उत्पादन को बढ़ाने के फायदों के बारे में जागरूक करने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। सरकार का ध्यान जाए, क्योंकि माल्टे की जिस तरीके से बेकदरी हो रही है, 7 रुपया किलो के हिसाब से सरकार कह रही है विपणन केंद्र में ला करके बेचो। जब सरकारी 7 रुपया उसका मूल्य निर्धारित कर रही है तो बाजार में मूल्य कहाँ मिल पाएगा। तो मैंने एक तो उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि सरकार हो चेतो और इस
इस तरीके से ये फसलें यदि बर्बाद हो जाएंगी तो फिर तुम पलायन कहते रहो, पलायन रोकने के जितने बिंदु हैं उन सब में यदि इसी तरीके के नकारात्मक दृष्टिकोण रहा तो राज्य को उसका गंभीर नुकसान होगा। लोग भी अपने यहाँ के प्रोडक्ट को, जिसमें स्थानीय मशरूम भी है, स्थानीय अरबी भी है, स्थानीय मटर भी है, अब हमने रेशम माजरी की मटर है, इतनी स्वादिष्ट मीठी मटर है मैं कह नहीं सकता, रेशम माजरी की मटर है। उसी प्रकार से हमारे सब कंडाली जो है एक प्रकार के मेडिसिनल वैल्यू है उसकी है, तो हम ये चाहते हैं कि लोग अपने स्थानीय प्रोडक्ट्स को जो है बढ़ावा दें। आप इस समय पंजाब चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए, हिमाचल के तलहटी में चले जाइए, आपको हर घर में एक 25-50 दाने एक टोकरी में किन्नू के रखे हुए मिल जाएंगे, और उत्तराखंड के शायद 1% घर भी नहीं होंगे जिनमें कोई माल्टा, नींबू आदि का दाना मिलेगा। तो स्थानीय लोग भी अपने प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करें। केवल हम ये कहें कि कोई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमारा भाग्य नहीं बदल रहा है, तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं, जिन प्रयासों को सबका सपोर्ट मिले, उसको ज़रा सा हमने कॉम्पिटिटिव रूप दिया ताकि लोगों को लगे कि इसका खाना जो है स्वास्थ्यवर्धक है। तो वहीं डोईवाला में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन ने शिरकत की है। उनके साथ ही राज्य मंत्री करण बोरा, शादाब शम्स, कृष्ण कुमार सिंघल, अनिल गोयल सहित कई बड़ी शख्सियत सेमिनार में पहुंची थी। वहीं इस प्रोग्राम में एसपी देहात परमिंदर डोभाल समेत कई पुलिस अफसर भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री करण बोरा ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। तो वहीं रुड़की के कलियर इलाके में इन दिनों गुलदार की दहशत फैली हुई है। धनौरी से सटे हुए भगवानपुर इमली खेड़ा बाईपास रोड पर एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया है। इसके बाद से लोगों में दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। वन विभाग ने भी लोगों से सावधान रहने की अपील की है और साथ ही उनको सख्त हिदायत भी दी है कि आप सावधानी बरतें। गुलदार की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से लोगों में दहशत का माहौल है और लोग इलाके में घूम रहे गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके पहले भी गुलदार को आबादी क्षेत्र के आसपास देखा गया है। रुड़की रेंजर मयंक गर्ग ने बताया कि टीम को भेजकर गुलदार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं डोईवाला की पीएनबी गली में सड़क पर खड़ा बिजली का खंभा अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। वार्ड के लोगों ने इस मामले में सभासद गौरव मल्होत्रा से शिकायत भी की है, जिसके बाद सभासद ने मौके पर पहुंचकर पोल का निरीक्षण किया है और समस्या को देखते हुए बिजली विभाग के जेई को बुलाया। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने सभासद को जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया है। कोटद्वार में एक मकान को तोड़ते वक्त उसके अंदर से इंसान के सिर का कंकाल बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह मकान अतिक्रमण की जद में है और काफी वक्त से बंद पड़ा हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान मकान को तोड़ते वक्त एक इंसानी खोपड़ी घर के अंदर से मिली है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, साथ ही कंकाल के अवशेष को कब्जे में लिया है। ये पुरानी बिल्डिंग थी, 3-4 साल से बंद थी। इसमें कंकाल मिला है। अभी तो खोपड़ी का पार्ट दिखाई दे रहा है। अभी एक्सकेवेशन करके कुछ और निकाला जाएगा। तो
अगर इसमें से कोई चीज़ निकलती है तो उसका PM भर के और फॉरेंसिक जांच के लिए उसको भेजा जाएगा। तदनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं किच्छा नगर पालिका सफाई कर्मचारी 6 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने 5 दिन पहले ही समस्याओं का निपटारा नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी थी। ये धरना सफाई कर्मचारी संघ के बैनर के तले किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने नगर पालिका प्रशासन पर उनकी मांगों को नजरअंदाज करने का गंभीर आरोप लगाया है। हमारी जो मांग है उसमें हमने एक ज्ञापन दे रखा है, जिसमें मांगे तो काफ़ी हैं। उसमें मेन बिंदु जो हमारे 3 हैं, जिसमें एक मृतक आश्रितों को जो नौकरी नहीं दी गई है, जो कि पिछले 8 वर्ष से एक मृतक आश्रित यहाँ पर परेशान हो रही है। लेडीज़ है, वो बेचारी आके यहाँ पे रोज़ चली जाती है लौट करके। हमारे प्रशासन जो अधिकारी हैं वो उनको किसी तरीके का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ना ही उन्हें किसी तरीके से संतुष्ट कर रहे हैं। उसके बाद 2 कर्मचारी और हैं जिनके अभी कार्य के दौरान मृत्यु हो चुकी है, उनके भी आश्रितों को नौकरी नहीं दी गई है, जिससे कि उनके परिवार की स्थिति बड़ी दयनीय है, बड़ी ख़राब है, जिससे कि उनका परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। तीसरा जो हमारा PF का घोटाला जो चल रहा है, पिछले 8-10 माह से मैंने और मेरी यूनियन ने जो शिकायत पत्र दे रखे हैं, जांच के लिए कह रखा है। परिषद जी, ये मांगे हमारी पूरी नहीं की जाती हैं तो आज से ही हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए हैं। आंदोलन की रणनीति हमने समय समय पे अपने प्रशासन को समय समय पे अपने मांग पत्र देते रहे हैं और हम अपनी लड़ाई जो नियम अनुसार लड़ रहे हैं। जो हमारे कानून के उसमें आती है दायरे में, हमने अपने मांग पत्र पहले 3 दे दिए इनको, और इनके कान पर रुई तक नहीं रूंगी, और इन्होंने हमारी एक बात भी सुनने को नहीं वो समझा और ना हमसे कोई वार्ता की। मजबूरन है हमारे, हम आप खुशी नहीं होती हमें कि हम हड़ताल करें, लेकिन हमारी परेशानी, हमारी मजबूरी है कि हम आज ये धरना जो हमने दिया है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब तक हमारी पालिका प्रशासन हमारी जब तक ये मांगे पूरी नहीं कर देगा, हम हड़ताल को जारी रखेंगे। न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए उत्तराखंड के मसूरी शहर में तैयारी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से एक्शन प्लान बना रहा है। वहीं मसूरी में लगातार बदलते मौसम से अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्रिसमस और नए साल को मसूरी में बर्फबारी हो सकती है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि मसूरी में नए साल और क्रिसमस के पर्व में पर्यटकों की भीड़ आ सकती है। इस बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार और हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को भी ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन मसूरी और नैनीताल में आने वाले पर्यटक कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही आसानी से शहर में प्रवेश पा पाएंगे। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष RN माथुर ने बताया कि कोविड-19 के चलते मसूरी सहित उत्तराखंड के पर्यटन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन सरकार की तरफ से बीच में मिली छूट के पर्यटन के बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है। वहीं मसूरी के कोतवाल देवेंद्र असवाल ने बताया कि बर्फबारी और नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए विशेष प्लान बनाए जा रहे हैं, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई है। ये हमारा 31 जो है कोरोना काल में हो रहा है। थोड़ा हमारे लिए चुनौतियाँ कुछ अलग सी हैं। इस बार हमें जो है 31 में जो भीड़ हमारे पास आएगी उसको हमने जो है एक तो कोरोना की गाइडलाइंस जो है हमारे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करवाना है। इसके साथ साथ बर्फबारी का भी जो है कुछ अंदेशा बन रहा है, तो इसके लिए हमने जो है अपने विभाग से, अपने जो है मुख्यालय से SSP साहब से जो है एक्स्ट्रा फोर्स की हमने मांग करी है। साथ साथ जो है ट्रैफिक व्यवस्था देखने के लिए भी जो है ट्रैफिक के भी कर्मचारी हमारे द्वारा मांगे गए हैं। और बर्फबारी में अगर 31 के आसपास बर्फबारी होती है तो काफ़ी पर्यटक इसमें फंस जाएंगे। इसके लिए हमने जो है इक्विपमेंट वगैरह जो है बर्फबारी में जो है जिससे हम जो है अपने जो है जो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको निकालने के लिए, अगर फंसने के रास्ते में निकालने के लिए हमने जो इक्विपमेंट्स वगैरह की मांग करी है और वो भी हमको जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि हम लोग जो है इन इक्विपमेंट की मदद से और जो अपना जो हमारा एक्स्ट्रा फोर्स जो हमें दिया जाएगा उसकी मदद से हम लोग जो है इस जो है 31 को अच्छे ढंग से इसको जो है संपन्न करें। 20 से 25 दिन है, लेकिन हम थोड़े दिन पहले आए ये देखने के लिए, क्योंकि जो कोरोना काल में पर्यटकों पर थोड़ा सा रोक लग गई थी और थोड़ा से प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड बना दिए गए थे। लेकिन अभी हम आए हैं, प्रोसेस कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है
और ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो विंटर लाइन इस टाइम आ रही है, ये बहुत ही शानदार है। और हम ये देखना है कि अगर 31 दिसंबर को हम यहाँ पे आते हैं और अगर इस मौसम में बर्फबारी हो जाए 31 दिसंबर को, तो बस हमारी लॉटरी लग जाएगी जो 8 महीने से रुकी हुई है। इस साल जो 31 दिसंबर है वो और सालों की तरह उतना तो नहीं हो पाएगा, मगर हम लोगों की तैयारी पूरी है। जो भी पर्यटक आएंगे यहाँ पर उनको हम एक्कोमोडेट करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। मगर जहाँ तक विंटर लाइन कार्निवाल का सवाल है वो अब के नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको परमिशन नहीं दी है विंटर लाइन कार्निवाल करने की। मगर हमने एक रिक्वेस्ट ज़रूर की है एसडीएम साहब से कि मसूरी में लाइटिंग का अरेंजमेंट्स कर दे, कोई प्रोग्राम ना करें, बेशक लाइटिंग का अरेंजमेंट्स कर दे, जिससे कि मसूरी में एक लाइवली सा रहे और जो टूरिस्ट आए उसको वो यहाँ पर अच्छा लगे। इस साल जो 31 दिसंबर है वो और सालों की तरह उतना तो नहीं। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में बर्फबारी के बाद अब शीतलहर का जबरदस्त असर सामने आया है। यहां बढ़ती ठंड और ठिठुरन से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। नगर पालिका प्रशासन अलाव जलाकर राहगीरों को ठंड से निजात दिलाने की कोशिश कर रही है। वहीं सुबह के वक्त ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजमर्रा के काम करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच तापमान में -11 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ चुकी है। पेयजल पर इसका असर पड़ रहा है और ठंड की वजह से पाइपलाइन तक जम चुकी हैं और उनके अंदर जो जल है वो भी जमा हुआ है। इसके पिछले 1-2 दिन से काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पर और एक तरीके की शीतलहर चल रही है यहाँ पे, और जिसके कारण यहाँ पर पानी वगैरह की भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। पूरा पानी जम रहा है यहाँ पर और माइनस में जा रहा है पूरी तरीके से यहाँ पर तापमान। इस साल में 2 बार तो बर्फबारी हो चुकी है, बहुत ठंडा हो रहा है। सूर्यास्त के बाद में तो यहाँ रहना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह से अलाव वगैरह का भी जो भी है वो करवाया जाए। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।